बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे EDU 516 की जो फाइनल टर्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। तो कोशिश करें कि आप अपने इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें ताकि आपकी जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। तमाम दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपके जो लेसन नंबर 23 से लेकर 45 तक इसमें इंक्लूड हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से क्लियर करना है और इनको कंसेप्ट आपने क्लियर करना है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन विजुअल लर्नर्स एंड ऑडियो लर्नर्स। आपके हैंडआउट्स में क्लियरली मौजूद है कि भाई विजुअल लर्नर्स क्या होते हैं और ऑडियो लर्नर्स क्या होते हैं। आप चाहें तो उधर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। विजुअल लर्नर क्या होता है? विजुअल लर्नर्स आर दोज हु लर्न फ्राम लुकिंग एट थिंग्स लाइक मूवीज़, वीडियोज़ एंड पिक्चर्स। कि विजुअल लर्नर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वो देखने से चीज़ों को सीखते हैं। मिसाल के तौर पर उनको जब मूवीज़ दिखाई जाती हैं, कोई वीडियो दिखाई जाती है या वो पिक्चर्स वगैरह को देख के सीखते हैं, उनको हम विजुअल लर्नर्स कहते हैं। और इससे होता क्या है, इट ट्रिगर्स देयर मेमोरी टू लर्न, मेमोराइज एंड रिस्पॉन्ड टू थिंग्स। इससे उनकी जो मेमोरी है वो ट्रिगर होती है, वो चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं और चीज़ें उनको याद रहती हैं। मतलब जो विजुअल लर्नर होते हैं वो चीज़ों को देखने से सीखते हैं और जो ऑडियो लर्नर होते हैं वो चीज़ों को सुनने से सीखते हैं। ऑडियो लर्नर्स लव टू लिसन एंड लर्न। सिंपल सा नाम से ज़ाहिर है कि विजुअल लर्नर देखने से और जो ऑडियो लर्नर्स है वो सुनने से सीखते हैं। तो ये डिफरेंस है ऑडियो लर्नर में और विजुअल लर्नर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर काइनेस्थेटिक लर्नर्स एंड लॉजिकल लर्नर्स। तो ये सारी लर्नर्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, आपके हैंडआउट्स में क्लियरली दी हुई हैं कि काइनेस्थेटिक लर्नर्स क्या होते हैं और लॉजिकल लर्नर्स क्या होते हैं। देख लेते हैं जी। काइनेस्थेटिक लर्नर्स आर दोज लर्नर्स हु लाइक टू फिजिकली टच थिंग्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स उन लर्नर्स को कहते हैं जो बच्चे चीज़ों को फिजिकली टच करके ज़्यादा सीखते हैं, और वो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। दिस लर्नर कैन बी गुड इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किन चीज़ों में फिर आगे जा सकते हैं। ये ऐसे जो लर्नर्स होते हैं वो इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स वगैरह में जा सकते हैं। तो ये काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं जो चीज़ों को फिजिकली टच करके सीखते हैं। तो लॉजिकल लर्नर्स है जी, दिस इज एसोसिएटेड विद दोज स्टूडेंट्स हु आर गुड एट मैथमेटिक्स आर लॉजिक। लॉजिकल जैसे कि नाम से ज़ाहिर, लॉजिकल लर्नर्स वो होते हैं जिनकी लॉजिक और मैथमेटिक्स अच्छी होती है। टीचर कैन कंसल्ट मैथ टीचर फॉर आइडेंटिफाइंग दिस टाइप ऑफ लर्नर। तो अगर टीचर है वो आइडेंटिफाई करना चाहता है इस टाइप के लर्नर्स को, तो वो मैथ टीचर की हेल्प ले सकता है, जिसकी वजह से वो लॉजिकल लर्नर्स को क्लासरूम के अंदर आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आपको पता चल गया कि काइनेस्थेटिक लर्नर और लॉजिकल लर्नर में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर प्रिंट रिसोर्सेज। आपको पता है कि लैंग्वेज लर्निंग के अंदर प्रिंट रिसोर्सेज का बड़ा अहम किरदार होता है। लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं जो प्रिंट रिसोर्सेज हैं आपके। तो वो क्या हैं और कौन कौन से, आपको ये पता होना चाहिए। तो चलते हैं जी। प्रिंट रिसोर्सेज अवेलेबल इन द प्रिंट फॉर्म टू हेल्प लैंग्वेज लर्नर्स आर कॉल्ड प्रिंट रिसोर्सेज। के ऐसे रिसोर्सेज जो कि प्रिंट मीडिया की फॉर्म में मौजूद होते हैं और लैंग्वेज लर्नर्स की हेल्प करते हैं, उनको हम प्रिंट रिसोर्सेज कहते हैं। और प्रिंट रिसोर्सेज की जो एग्जांपल्स हैं या जो फॉर्म्स हैं मुख्तलिफ वो बिलो दी हुई है। न्यूज़पेपर है आपका प्रिंट रिसोर्स है, मैगज़ीन हो गई आपका प्रिंट रिसोर्स है, चार्ट्स हो गए, मैप्स हो गए। तो ये वो सारे प्रिंट रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से लैंग्वेज लर्निंग में आपको हेल्प मिल सकती है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है जी, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द मेथड्स ऑफ लेसन डिलीवरी। लेसन डिलीवरी का बहुत बड़ा सा एक लेंथी सा 3-4 लेक्चर्स आपके हैंडआउट्स में दिए हुए हैं। आपने उनको एक दफ़ा पढ़ लेना है कि लेसन डिलीवरी होती क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, या इसके क्या कौन कौन से मेथड्स हैं। लेसन डिलीवरिंग इफेक्टिव तरीके से अगर आप अपना लेसन डिलीवर करना चाहते हैं क्लासरूम के अंदर, तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो इसके आंसर की तरफ से, फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड्स वी कैन यूज़ इन डिलीवरिंग द लेसन इफेक्टिवली। कि जो नीचे दिए हुए हैं ये वो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनके इस्तेमाल करके हम लेसन को इफेक्टिव तरीके से क्लासरूम तक पहुंचा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है जी लेसन रिकॉर्ड। आप लेसन को रिकॉर्ड कर लें और उसको फिर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो टीम टीच के एक टेक्निक है आपने हैंडआउट्स में पढ़ी है, उसके ज़रिए हम लेसन को इफेक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड्स वगैरह, पावर पॉइंट MS वर्ड का इस्तेमाल करके, तो ये भी एक तरीका है। दूसरा यूज़ ऑफ कार्ड्स, हम मुख्तलिफ कार्ड्स का इस्तेमाल करके और आई कॉन्टैक्ट अपने स्टूडेंट्स के साथ करके। तो ये वो सारे मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो कि लेसन डिलीवरी को इफेक्टिव बनाते हैं। तो आपको ये मेथड्स पता होना चाहिए। ये आपका 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका ये आ सकता है। आगे जी क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द पोर्टफोलियोज एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट। कि पोर्टफोलियोज क्या होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों है, ये क्यों ज़रूरी हैं। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियोज होते क्या हैं। टीचर कैन आस्क स्टूडेंट टू मेक पोर्टफोलियोज एट द एंड ऑफ द लेसन। कि लेसन के एंड पे जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को पोर्टफोलियो बनाने का कह सकते हैं। फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स इट कैन बी स्क्रैप बुक। तो प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए ये स्क्रैप बुक हो सकती है। व्हाट दे हैव लर्न
कि उन्होंने क्या सीखा। इट इज़ अ गुड वे टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग। तो पोर्टफोलियोज़ का जो मकसद ये है, इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए है और ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये आपका एक रिकॉर्ड होता है, ये आपका एक रिकॉर्ड पर्पज़ होता है कि आपने क्या सीखा है उसका आपके पास रिकॉर्ड हो। तो इसलिए पोर्टफोलियोज बनाना ज़रूरी है। इट इज़ अ गुड वे टू रिवाइज एंड रीइंफोर्स द लेसन। और इसके साथ साथ ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये एक अच्छा तरीका है कि हम लेसन को रिवाइज कर सकें और रीइंफोर्स कर सकें, दोबारा याद कर सकें। तो ये हमारे पास एक, अब हमारे जो चीज़ें हमने सीखी होती हैं उनका हमारे पास रिकॉर्ड होता है ताकि हम उनको बार बार दोहरा भी सकें और हम लेसन को रीइंफोर्स भी कर सकें। इट कैन बी सॉर्ट ऑफ सेल्फ एवेल्यूएशन, और ये सेल्फ एवेल्यूएशन का भी एक सोर्स हो सकता है। एक्सटर्नल विजिटर एंड एग्जामिनर कैन आल्सो रिव्यू द पोर्टफोलियो ऑफ द स्टूडेंट। उसके साथ जो एक्सटर्नल विजिटर होते हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपके जो एग्जामिनर्स वगैरह हो गए, वो भी आपके पोर्टफोलियोज देखकर आपकी कारकर्दगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये इसलिए पोर्टफोलियोज को आपको पता चल गया कि क्या होता है ये और ये ज़रूरी क्यों है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये भी एक अहम क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या है एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। कि लेसन प्लानिंग क्या चीज़ है और ये स्टूडेंट्स के लिए क्यों ज़रूरी है। आपको पता है कि लेसन प्लानिंग में ये होता है कि आपने प्लान करना है, सबसे पहले आपने गोल्स सेट करने हैं कि भाई ये आपका लेसन है, इसके क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ हासिल करेंगे। तो लेसन प्लानिंग का बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। आपने लेसन को पूरे को प्लान करना होता है, उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आपने एक टाइम मैनेजमेंट के साथ एक ख़ास टाइम पीरियड में, अपने पीरियड के अंदर आपने अपने स्टूडेंट्स तक पहुंचाना होता है। इसी चीज़ को लेसन प्लानिंग कहते हैं कि आपने अपने जो लेसन के गोल्स हैं उनको मुकर्रर टाइम में आपने अपने स्टूडेंट्स को पहुँचाना होता है। आपने इस तरह प्लानिंग करनी होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको पता है कि जितनी ज़्यादा आपकी लेसन प्लानिंग इतनी अच्छी होगी उतनी अच्छे तरीके से आप अपनी क्लास को मैनेज कर सकेंगे। एवरी लेसन हैज़ अ सर्टेन गोल ऑफ लर्निंग एंड सेटिंग दीज गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर कॉल्ड लेसन प्लानिंग। कि हर लेसन के कुछ गोल्स होते हैं और उन गोल्स को स्टूडेंट्स की नीड के मुताबिक एडजस्ट करने को लेसन प्लानिंग कहते हैं। वेल प्लानिंग लेसन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द टीचर नीड टू लुक एट द एम। कि जो लेसन प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेटिंग ऑफ एम्स। कि आपने ऐसे एम सेट करने हैं जो कि अचीवेबल हों, ज़्यादा मुश्किल ना हो और बहुत ज़्यादा आसान भी हो ना हो, रियलिस्टिक हों और अचीवेबल हों। तो आपने ऐसे गोल सेट करने हैं स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरेस्टिंग हो। तो ये है लेसन प्लानिंग और इसकी इंपॉर्टेंट, आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ फ़न लर्निंग। ये एक बहुत मशहूर फिनोमेना है कि फ़न लर्निंग क्या होती है। ये होती है आपकी फ़न एक्टिविटी के जरिए लर्निंग। कि फ़न लर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इंक्लूडेड इन एक्टिविटीज़ टू टीच लैंग्वेज। कि फ़न लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फ़न लर्निंग जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ फ़न इंटरटेनमेंट रिलेटेड आप एक्टिविटीज़ को एंगेज करें स्टूडेंट्स को, ताकि वो अच्छे तरीके से लैंग्वेज लर्निंग कर सकें। स्टूडेंट लर्न अ लॉट फ्रॉम फन लर्निंग इंस्टेड ऑफ पुटिंग देम ऑल द टाइम ऑन द टेक्सचुअल एक्टिविटीज़। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरटेनमेंट के पर्पज़ के तौर पर ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं, इसके बजाय कि उन्हें हर वक्त आप कॉन्टेक्चुअल या टेक्सचुअल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखें। देयर आर सो मैनी इंस्टेंसेस वेयर स्टूडेंट्स आर लर्निंग बाय ट्रैवलिंग, by talking to one another, by doing different sorts of activities, and thus they can get more understanding of the words they have even learned. The instruction also encourage them to speak in English. तो ये वो बता रहा है कि आपने मुख्तलिफ इंटरटेनमेंट से भरपूर आपने फ़न एक्टिविटीज़ करवानी है और उनके ज़रिए आपने अपने बच्चों को सिखाना है, और इसी चीज़ को फ़न लर्निंग कहते हैं। इससे स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीखते हैं। मिसाल के तौर पर बाई वॉकिंग, बाई टॉकिंग या बाई प्लेइंग सम सॉर्ट ऑफ गेम्स। तो ये सारी वो फ़न एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से लैंग्वेज लर्निंग ज़्यादा अच्छे तरीके इफेक्टिव तरीके से स्टूडेंट्स को हो सकती है। तो फ़न लर्निंग का इस तरह ये इंपॉर्टेंट किरदार है, और ये इंटरटेनमेंट के पहलू को अगर आप इन्वॉल्व कर लें लैंग्वेज लर्निंग के अंदर तो वो उसको हम फ़न लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस। कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का आपके हैंडआउट्स के अंदर बहुत बड़ा पोर्शन है, 3-4 लेक्चर्स हैं बाकायदा इस पर, आप उनको भी देख सकते हैं एक नज़र। लेकिन आपने पहले EDU 406 में भी पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या होता है। कि अपने आप को शीशे में देखना, इसका जो मेन मकसद है कि अपने आप को शीशे में देखकर जो आपके अंदर गलतियाँ हैं उनको आपने सुधारना है, एवेलुएट करना है खुद को। तो इसको हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसका रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मीन्स लुकिंग एट योर ओन सेल्फ, अपने खुद को देखना और अपने एक्शन को देखना और उन पर रिफ्लेक्ट करना, उनको आपने इंप्रूव करना, उनको एवेलुएट करना और मिरर में खुद को देखना। इस चीज़ को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहते हैं। आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। इसका मकसद यही है कि अपने आप को आईने में देख कर अपने आप की जो गलतियाँ हैं उनको आपने एवेलुएट करना है, उनको आपने इंप्रूव करना है। तो इसी को रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस आपने देख लिया, आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। कि जो फीडबैक का एक सिस्टम है लैंग्वेज लर्निंग के अंदर उसकी क्या इंपॉर्टेंट है या वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। एज इट इज़ वेरी क्लियर फ्राम द वर्ड, जैसे कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि फीडबैक मीन्स यू
गिव बैक ओपिनियन आफ्टर समथिंग हैज़ बीन गिवन टू यू। फीडबैक का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ आपको सिखाई जाती है तो आपने उस पर अपनी ओपिनियन देनी होती है। तो जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, सो यू फीडबैक ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ व्हाट यू हैव कम अक्रॉस, दिस फीडबैक हेल्प द लर्नर टू नो देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो फीडबैक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपको सिखाई गई है उसकी मुख्तलिफ कमज़ोरियाँ और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या थी, वो आपने बताना है, ताकि जो आपको प्रोवाइड कर रहा है ये चीज़ें, जो आपके टीचर है, वो अपनी खूबियों और खामियों को थ्रू फीडबैक उसको पता चल सकें कि भाई मेरे लेसन में कौन सी खूबियाँ हैं और कौन सी खामियाँ हैं। आपको जब कोई लेसन दिया जाता है क्लासरूम के अंदर तो आपने उस पर फीडबैक देनी है कि भाई आपकी ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ बुरी थी, ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से समझ आई है। इससे जो खूबियाँ होती हैं और जो खामियाँ होती हैं वो वाज़ेह हो जाती हैं और वो बंदा उन चीज़ों को देखकर अपनी खूबियों और खामियों को और ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करता है और अपनी खामियों पे काबू पा लेता है। जो फीडबैक सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज लर्निंग के अंदर। तो आपने देख लेना इसकी इंपॉर्टेंस। आ गया जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। कि रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन वर्क एज ए कंजक्शन इन अ सेंटेंस एज वेल एज अ प्रोनाउन। कि जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है वो एक कंजक्शन के तौर पे भी काम करता है एक सेंटेंस के अंदर और प्रोनाउन के तौर पे भी काम करता है। दीज वर्ड्स आर हु, मिसाल के तौर पर हु हो गया, वूज, वूम, विच, दैट। तो ये वो सारे ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, ये कंजक्शन का रोल अदा करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर और प्रोनाउन का कंबाइन रोल करते हैं। एक तो कंजक्शन का जो कि जोड़ते हैं फिक्रों को, दूसरा प्रोनाउन का। तो ऐसा प्रोनाउन जो कि प्रोनाउन भी हो और कंजक्शन भी हो उसको हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और इसकी मिसाल आपके सामने है कि who, whose, whom, which, that। नाउ वी हैव टू लुक एट द एग्जांपल टू फाइंड एज कंजक्शन एज वेल एज ए प्रोनाउन। तो आप इसकी मुख्तलिफ मिसालें भी दे सकते हैं। जिस फिक्रे में दैट आ रहा हो या whom, which आ रहे हो जो कि फिक्रों को जोड़ भी रहा हो और एज ए प्रोनाउन भी एक्ट कर रहा हो तो उसको हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। आपने इसको देख लेना एक दफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउन। तो ये दो और किस्म के प्रोनाउंस हैं, ये आपके हैंडआउट्स में भी दिए हुए हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक और रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट। कि जो आपका अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो जो एक्शन कर रहा है उसके जो असरात उस सब्जेक्ट पे पड़ते हैं उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जब आपका कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा हो तो उसका जो एक्शन उस सब्जेक्ट पे असरात डालता है तो उसमें जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एट इट इज़ वेरी क्लियर बाय द वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टर्निंग बैक। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है टर्निंग बैक, जिसका इफेक्ट आप पे आ रहा हो, बैक इफेक्ट कर रहा हो। So it is very clear by the meaning of the word that the definition of the reflexive pronoun where the action is reflected back by the subject. For example, I hurt myself. आई हर्ट माई सेल्फ इसकी एक मिसाल है कि भाई आपका जो सब्जेक्ट है वो ही इफेक्ट हो रहा है। मतलब आपका सब्जेक्ट जो आई है, आई वुड बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ द प्रोनाउन आई। तो इसका मतलब ये है कि आई हर्ट भी आई हो रहा है, आई हर्ट माई सेल्फ। तो इस पे सब्जेक्ट के जो एक्शन है उसका सब्जेक्ट पे ही असर आ रहा है, तो उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और मीनिंग इसका वर्ड की मीनिंग से पता चलता है कि रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है टर्निंग बैक। तो इस चीज़ को आपने समझना है। और एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या है जी, एज द मीनिंग इज़ वेरी क्लियर बाय द वर्ड सो द डेफिनेशन कम टू वेरी सिंपल हैविंग सम सॉर्ट ऑफ एम्फसिस। अगर आपने किसी चीज़ पे जोर देना है, एम्फसिस करना है, तो उसको हम एम्पैथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। इसका लफ्ज़ मतलब ज़ाहिर है समटाइम पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज फॉर द सेक ऑफ एम्फसिस इन द सेंटेंस। और बाद का जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो भी इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो आपने इसको एक दफ़ा देख लेना कि एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है जब हम अपने एम्फसाइज करना हो, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जिस पर टर्निंग बैक इफेक्ट हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट आर द प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। ये आप शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं जो जुमले से पहले आते हैं, और जो सुफिक्सेस होते हैं जो जुमले के बाद आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप टायरलेस की बात करें तो जो लेस होगा वो सुफिक्स होगा। और अगर आप बात करें प्रीफिक्स की कोई एग्जांपल अगर आप लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं कि इनकम्प्लीटेबल, या इस तरह जो लफ्ज़ से पहले आए उसको हम प्री मीन होता है, प्रीफिक्स मीन टू फिक्स समथिंग बिफोर, कि आपने कोई चीज़ पहले ऐड की है। प्री स्टैंड फॉर बिफोर एंड फिक्सेस सो दैट जो चीज़ किस चीज़ को फिक्स करने के लिए इस्तेमाल हो पहले, बिफोर, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। और जो सुफिक्स हैं एडेड टू द वर्ड्स आफ्टर द वर्ड। और सुफिक्स आपने कोई चीज़ किसी वर्ड के अंदर ऐड करनी है आफ्टर द वर्ड, समथिंग फिक्स्ड आफ्टर द वर्ड। तो ये सारे प्रीफिक्स और सुफिक्सेस हैं, आपने इसको बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टैग क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर इन द लैंग्वेज। कि टैग क्वेश्चन क्या होते हैं, आपने इस चीज़ को समझना है कि टैग क्वेश्चन वो होते हैं कि आप मिसाल के तौर पर आप पूछते हैं कि भाई विल यू ओपन द डोर फॉर मी, या आप कहते हैं एंड पे आप कहते हैं यू ओपन द डोर फॉर मी, आर यू।
तो ये होते हैं टैग क्वेश्चन, सॉफ्ट क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर वो होते हैं स्टेटमेंट हैं, लेकिन स्टेटमेंट की शक्ल में जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। कि बेसिकली वो क्वेश्चन होगा और एंड पे आपको एक, बेसिकली वो स्टेटमेंट होगी और एंड पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सॉफ्ट क्वेश्चन होते हैं, इनको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशली इन द ब्रांच ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। तो जो टैग क्वेश्चन होते हैं इनकी इंग्लिश लैंग्वेज में बड़ी इंपॉर्टेंस है, खासतौर पर स्पोकन लैंग्वेज में। सो इन द स्पोकन स्किल्स दिस इज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट topic where the student need to learn how to have a tag question in their question and how to have the short answer for the question which are being asked especially in the spoken language। तो ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो स्पोकन लैंग्वेज के अंदर अगर आप अच्छा या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हासिल करना चाहते हैं तो आपको टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल आना चाहिए कि आपने लैंग्वेज में, स्पोकन लैंग्वेज के अंदर किस तरह आपने टैग क्वेश्चन को यूटिलाइज करना है। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन कन्वर्सेशन टू मेक अ स्टेटमेंट एंड आस्क फॉर कन्फर्मेशन। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आप कन्वर्सेशन के अंदर स्टेटमेंट देते हैं और फिर उसकी कन्फर्मेशन के लिए आप पूछते हैं। सॉफ्ट क्वेश्चन इस चीज़ को कहते हैं। तो स्पोकन लैंग्वेज के अंदर जो टैग क्वेश्चन है इनका एक खास किरदार है, और आपने देखा कि किस तरह आप अपनी स्टेटमेंट से ही आप उसकी कन्फर्मेशन सीख कर सकते हैं। तो इन्हीं को आपके शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं और हम टैग क्वेश्चन कहते हैं, और शॉर्ट आंसर आपको इस तरह मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं जी। तो इसी के साथ आपके जो EDU 516 है, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और इसके अलावा भी आप MCQs फाइल्स वगैरह देख सकते हैं। तो उम्मीद है इनसे आपकी जो अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।